जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आज आपके एग्जाम से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। वो है स्टैटिक जीके जीएस। ठीक है। तो दोस्तों उसमें भी हम सिर्फ उन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, उन चैप्टर के ऊपर बात करेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100% रहती है। तो आपके सम्मुख चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जैसे भारत का परिचय, भारत की जनगणना, भारत के पड़ोसी देश, इतिहास की प्रमुख घटनाएं, अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत, भारत रक्षा प्रौद्योगिकी, भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा, भौगोलिक उपनाम चाहे वो भारत का हो चाहे विश्व का हो, पुरस्कार और सम्मान। तो दोस्तों आज ये 9 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए इन्हें क्विकली रिवाइज करते हैं कुछ वन लिनियर क्वेश्चन के साथ। तो आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में। पहला चैप्टर है हमारा भारत एक परिचय। ठीक है। तो इसमें देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर मान लीजिए ये विश्व है और ये देखिए ऊपर वाले गोलार्ध को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इधर के देशांतर को बोलते हैं पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे स्थित है भारत। ठीक है। भारत की आकृति कैसी है? तो दोस्तों चतुष्कोणीय है, ये प्रश्न पूछा गया है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे आप। चलिए, भारत का क्षेत्रफल अगर हम बात करें संपूर्ण विश्व में कितना हिस्सा रखता है? तो दोस्तों केवल 2.42%। ठीक है। कितना? 2.42%। उसके बाद राजधानी क्या है? तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जिसको 1912 में लॉर्ड हार्डिंग ने बसाया था। पहले ये कलकत्ता में हुआ करती थी। ठीक है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों हिंदी है, आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 351A के अंतर्गत हिंदी को भारत में प्रमोट किया जाएगा, ऐसा बात लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए बात करेंगे अपने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए गोंड यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन अभी दोस्तों जो नया अपडेट है उसके हिसाब से भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और ये मध्य प्रदेश में निवास करती है। तो गोंड यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो दोस्तों तब हो जाएगा राइट आंसर गोंड। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड और भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है? तो दोस्तों भारत का 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। चीन का पहला स्थान है। ठीक है। याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना करता है? तो दोस्तों विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करता है। याद रखेंगे। अक्षांशीय विस्तार क्या है दोस्तों? तो अगर हम बात करें भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो यहाँ पे समझिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट तक का विस्तार है। ठीक है। तो ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है। तो ये है हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है। देशांतरीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। तो याद रखेंगे ये 68 डिग्री 7 मिनट आपको देखने को किधर मिलता है? पश्चिम में। और अगर हम पूर्व में जाएंगे तो हमारा 97 डिग्री 25 मिनट का विस्तार देखने को मिलता है पूर्व में। याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें दोस्तों तो ये हो जाता है वालांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है और इसको कहीं कहीं पे आप किवितु के नाम से भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए बात करते हैं, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे सरक्रिक है, गुजरात। अगर आपको गुहार माटी नाम का गांव देखने को मिले तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो दोस्तों इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है, लेकिन वर्तमान में ये लद्दाख यूटी में देखने को मिलेगी। सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात हो तो दोस्तों ये इंदिरा पॉइंट हो जाता है, जिसको किस नाम से जानते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी किलोमीटर की दूरी पे है? तो दोस्तों 876 किलोमीटर। जैसे मान लीजिए अगर ये भारत है तो भारत से अगर हम बात करें दक्षिणी बिंदु, ठीक है, और ये भूमध्य रेखा अगर यहाँ पे 0 डिग्री भूमध्य रेखा गुजरती है तो ये डिस्टेंस 876 किलोमीटर का है, आप याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक है। तो दोस्तों ये जो आपको नोक दिखाई दे रहा है दक्षिण भारत का, इसको हम केप कोमोरिन या फिर कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। ये तमिलनाडु में देखने को मिलता है। किस नाम से दोस्तों? केप कैमोरिन। ठीक है। और इसी को हम अतीत में आयु के नाम से जानते थे, ये भी याद रखिएगा।
द्वीपों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो भारत में द्वीपों की संख्या 247 है। 204 तो आपको बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलते हैं और 43 आपको अरब सागर में देखने को मिल जाते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों डाटा ना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। उसके बाद लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 36 है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्थल सीमा की लंबाई कुल कितनी है? तो दोस्तों भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर का है। तटीय भाग की कुल लंबाई तो ये 7,516.5 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मुख्य भूमि है उसका तटीय सीमा कितना किलोमीटर का है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो स्केच कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझिएगा, इसको बोलते हैं मुख्य भूमि का तटीय सीमा। ये केवल 6100 किलोमीटर का है, ठीक है। आप ये डाउट लेके मत चलिएगा। ये जो 7,516.5 किलोमीटर है ये कुल है, यानी कि यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो तटीय सीमा है, यहाँ लक्षद्वीप का जो है, यहाँ पे दमन द्वीप का जो है, इन सभी का तटीय सीमा मिला के 7,516.5 किलोमीटर होता है, ठीक है। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, ठीक है, तो आप सेशन को लाइक कर लेना। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई तो दोस्तों ये हमने देख लिया 6100 किलोमीटर। भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है? तो दोस्तों 82.5 डिग्री। कितने से? 82.5 डिग्री। ये आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। और इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है, आप याद रखेंगे। और बहुत ज़्यादा फेमस है इलाहाबाद का नैनी, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ये कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है, तो ये 5 प्रदेश या 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, वो हम आगे जान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? तो दोस्तों 5 घंटा 30 मिनट। अगर देखिए हमारे पास समय होता तो मैं आपको डिटेल में समझाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है आपको फैक्ट रिवाइज करवाना, ठीक है, इसलिए हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पे 28 राज्य अभी वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या दोस्तों अभी 8 हो चुकी है, आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और एक यूटी जिसका नाम है दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। अभी हम धीरे धीरे आगे उन सभी राज्यों को भी देखेंगे। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 है, ठीक है, इस पे ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है और एग्जामिनर ऐसे ही जगहों से प्रश्न उठा लेता है। चलिए बात करते हैं भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितने किलोमीटर की है? तो दोस्तों इसको हम मील समुद्री मील में देखते हैं, तो इसको हम 12 नॉटिकल मील्स के नाम से जानते हैं। किसको? भारत की प्रादेशिक जल सीमा को, ठीक है। इसको डोमेस्टिक टेरिटरी के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पे 1 नॉटिकल मील अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में दोस्तों कि कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो ये 1.82 कहीं कहीं देखने को मिलेगा और ये कहीं कहीं पे 1.86 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों डाटा में से कोई एक दिखे तो उसे टच कर लेना। ज़्यादातर 1.86 किलोमीटर ज़्यादा सही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो प्रश्न दे दिया है ना, तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन है? तो दोस्तों कर्क रेखा, और इसीलिए कर्क रेखा को भारत की जलवायु विभाजक रेखा भी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि भारत की जलवायु विभाजक रेखा कौन है, तो कर्क रेखा है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। सबसे पहले वो गुजरात में प्रवेश करती है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम से होकर निकल जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गोवा है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जंगल कहाँ पे है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में, ठीक है। सबसे अधिक वनावरण कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगर प्रतिशत के दृष्टिकोण से पूछेगा तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा मिजोरम। कौन सा दोस्त हो जाएगा? मिजोरम, क्योंकि वहाँ पे 85%, ठीक है, जंगल है। सॉरी, अब याद रखेंगे ये फैक्ट। उसके बाद सबसे न्यूनतम वनाच्छादित कौन है? तो हरियाणा है, याद रखेंगे। उसके बाद सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है दोस्तों? मासिन राम, जो मेघालय में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक भी मासिन राम में ही होता है। न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होता है दोस्तों? लेह में होता है, जो कश्मीर में है, आप याद रखिएगा। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों अपना अरावली, जो राजस्थान में देखने को मिलता है, और इसी को हम अवशेषी पर्वत भी कहते हैं। और पूरे विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत भी कौन सा है? अरावली है, ठीक है। इसका विस्तार मुख्यतः 3 राज्यों में है, और
अगर हम दिल्ली को भी काउंट करते हैं तो 4 राज्य हो जाते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 राज्यों में विस्तार है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। उसके बाद सबसे नवीन पर्वत कौन सा है दोस्तों? तो हिमालय पर्वत है, जो एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत को फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे प्राचीन पर्वत, तो हमने बात कर लिया है। सबसे नवीन पर्वत के ऊपर भी बात कर लिया है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, जिसका पुराना नाम नेफा था, और इसके ऊपर हमने किबिथु के लेकर बात कर लिया है। चलिए बात करते हैं भारत में पहली जनगणना। देखिए हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब हम भारत की जनगणना देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम जल्दी जल्दी से सभी टॉपिक एकदम बिल्कुल क्विकली आपके दिमाग में बिल्कुल करेक्शन के साथ फिट करते जाएंगे। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में डाउट ना हो। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया था। ठीक है, आप याद रखेंगे। ठीक है, ये नियमित जनगणना नहीं थी। उसके बाद देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1881 में, जो रिपन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे एक आया था प्रेस एक्ट, जिसको हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जानते थे। तो दोस्तों लगाया था और रिपन ने हटाया था। किसने लगाया था दोस्तों? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिट्टन ने, और हटाया किसने? रिपन ने। यहाँ से एक क्वेश्चन वो भी आप हिस्ट्री का याद रख सकते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो दोस्तों 1951 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनगणना का महाविभाजक वर्ष है तो दोस्तों 1921। क्यों ऐसा कहा जाता है दोस्तों? ये है ट्रांजिशन फेज। 1921 में दोस्तों एक बोला जाता है कि जनगणना में निगेटिव जो ग्रोथ रेट जनसंख्या की है काउंट हुई थी, मतलब लोगों की संख्या में बहुत अधिक गिरावट दर्ज हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए जनगणना का विभाजक वर्ष, महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। जनगणना का लघु विभाजक तो दोस्तों 1951। जनगणना की अवधि कितनी होती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष पर। ठीक है, लेकिन अभी देखिए दोस्तों 2021 में नहीं हुई है, 11 में हुई थी। कुछ कारण रहे हैं, आपको पता है, कोरोना। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद जनगणना का शुभंकर क्या था? तो प्रगड़क शिक्षिका। तो दोस्तों जहाँ पे भी आप जनगणना का वो देखेंगे, ठीक है, आप प्राइमरी विद्यालयों पे पहले देखते थे तो वहाँ पे एक टीचर की मतलब छवि रहती थी, तो यही है शिक्षक। क्या है? प्रगड़क शिक्षिका। क्या है? शुभांकर है जनगणना 2011 का। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो दोस्तों डब्ल्यू प्लाडेन। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम है आर्य गोपाल स्वामी, और 1949 से 1953 तक ये कार्यरत थे। वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? तो दोस्तों अभी तो बदल चुके हैं, उनका नाम आप बताइएगा। ये डाटा थोड़ा सा आपको पुराना देखने को मिल सकता है। तो वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? तो आपको प्रमुख आयुक्त का नाम बताना है। ठीक है, किनका? प्रमुख आयुक्त का। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? तो दोस्तों 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़ जनसंख्या है। चलिए बात करते हैं भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना निवास करता है? तो दोस्तों 17.5%। पुरुष जनसंख्या कितना है? तो 62.32%। ठीक है, 62.32 करोड़ है। ठीक है, उसके बाद ये लगभग कितना है पूरे जनसंख्या का? 51.47% है पूरे जनसंख्या का। ठीक है, महिला जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों 48.53%, और इसको करोड़ में 58.75 करोड़ के रूप में देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं 10 की वृद्धि दर कितना है? तो दोस्तों 17.7% भारत में जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर है। वार्षिक वृद्धि दर कितना है? तो 1.64%। कितना है? 1.64%। कुल साक्षरता दर कितना है? तो दोस्तों 73%। आप याद रखेंगे। पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? तो 80.9%। याद रखिएगा, 80.9%। महिलाओं का केवल 64.6% है। याद रखिएगा। लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों 943। ठीक है, महिलाएं पर 1000 पुरुष। ठीक है, यानी कि महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पे केवल 943 है। बाकी आप हमें बताइएगा कि 57 लोगों की शादी किन से होगी। ठीक है, क्या पता अन्य स्टेट से लेके आए। चलिए बात करते हैं शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितनी है? शिशु लिंगानुपात 919। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों भारत का? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? तो केरल में 1084। ठीक है, तो देखिए केरल वाले कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, 1084 महिलाओं पे केवल 1000 पुरुष, तो याद रखेंगे।
ठीक है। चलिए बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, तो हरियाणा का। तो दोस्तों हरियाणा में मुख्यतः क्या होता है, फीमेल फेटिसाइड, यानी कि जो बच्चियां होती हैं उनकी भ्रूण हत्या हो जाती है ज़्यादातर। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ पे है, तो दोस्तों पुदुचेरी में, याद रखिएगा। उसके बाद न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ पे है, दमन और दीव में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है, 11.1106 है, ठीक है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखेंगे। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व किसका है, तो दिल्ली का, आपको पता ही है। लगभग 5000 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे निवास करते हैं, ठीक है। तो ये जनगणना का डाटा है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है 19.98 करोड़, और आपको ये पता होना चाहिए ये संख्या लगभग पाकिस्तान की पूरी जनसंख्या के बराबर है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ का है, तो सिक्किम का, केवल 6.10 लाख लोग ही हैं। लेकिन अभी ये डाटा सब दोस्तों ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जानकारी में सारी डाटा परिवर्तित हो चुकी है क्योंकि बहुत समय हो गया जनगणना का, है ना। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ पे है, सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली में है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप में निवास करती है। एकमात्र राज्य जहाँ जहाँ जनसंख्या घटी है तो दोस्तों नागालैंड में 2011 का डाटा है, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है, केरल में कितना, 94%। न्यूनतम साक्षरता बिहार का है 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में 51.5% केवल, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप का है, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षर लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पे, लक्षद्वीप में। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता कहाँ पे है, दादर व नगर हवेली में, ठीक है। उसके बाद अधिक जनसंख्या जिला कहाँ पे रहती है, तो दोस्तों ठाणे में, ठीक है, तो याद रखेंगे जो महाराष्ट्र में है। उसके बाद अधिक जनसंख्या जिला वो ठाणे है, महाराष्ट्र। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में अगर पूछ लिया जाए तो दोस्तों आप किसको जवाब देंगे, मैं आपको हिंट देता हूँ, प्रयागराज और वाराणसी में एक है, आप राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद कम जनसंख्या वाला जिला, तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अधिक जिलों वाला राज्य कौन है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, 75 जिले हैं, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। हमने 2 टॉपिक बड़ी फ्लुएंटली कवर कर लिया, भारत की जनगणना से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसके पहले हमने बात किया भारत का परिचय, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनिएगा। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 9 है। 7 स्थलीय हैं, 2 जलीय हैं, याद रखिएगा। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन हैं, तो दोस्तों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे लंबा, ठीक है, जो स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ लगता है, तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ, 4098 किलोमीटर का, ठीक है। और सबसे कम पूछा जाए तो दोस्तों अफगानिस्तान के साथ लगभग 108 किलोमीटर का, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन कौन है, श्रीलंका एवं मालदीव, ठीक है, जो हिंद महासागर में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। जल एवं स्थलीय सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन है, तो दोस्तों 3 देश हैं, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों शेयर करते हैं। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन है, तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कीजिएगा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान, ये भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। भारत को श्रीलंका से अलग करता है तो दोस्तों पाक जलडमरू, आपको पता होगा, इसको पाक स्टेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा। ये मन्नार की खाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा कौन है, तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ कितना, 4098 किलोमीटर, ये हमने बात किया था। और आजकल यहाँ पे बांग्लादेशी उत्पात मचा रहे हैं और हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, सत्ता का तख्ता पलट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कौन है, अफगानिस्तान, लगभग 108 किलोमीटर, ये हमने बात कर लिया है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है, तो दोस्तों त्रिपुरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए सभी फैक्ट, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो मैं आपको दे दूंगा, आप हमें बता दीजिएगा डिस्क्रिप्शन कमेंट में। चलिए बात करते हैं भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, तो दोस्तों श्रीलंका है। और दूसरा कौन है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करती है, तो दोस्तों ग्रेट चैनल, किसको,
इंडोनेशिया के सुमात्रा को और भारत के ग्रेट निकोबार के बीच में है ग्रेट चैनल। उसके बाद भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? तो दोस्तों बांग्लादेश एवं म्यांमार। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के पश्चिम में स्थित देश पाकिस्तान है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश नेपाल, भूटान एवं चीन तीनों हैं। उसके बाद भारत के दक्षिण में स्थित केवल श्रीलंका देखने को मिलता है। ठीक है, और साइड में एक मालदीव भी देखने को मिल जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन है दोस्तों, बताइए? तो भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अधिक क्षेत्रफल पाकिस्तान के पास है। उसके बाद अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर। यहाँ पे देखिएगा, अगर पाकिस्तान है तो चीन का क्षेत्रफल कितना है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे तो इस क्वेश्चन में डाउट है, आप हमें बताइएगा। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है तो दोस्तों उसको रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, तो उसको भी रेड क्लिफ के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि जब सेपरेशन हुआ था तो बांग्लादेश पाकिस्तान के हिस्से में आता था। ठीक है, तो एक ही मतलब सर्वेयर थे रेड क्लिफ महोदय, तो उन्होंने ही बाउंड्री का डिमार्केशन किया था। उसके बाद इसका निर्धारण कब हुआ? तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है तो दोस्तों मैकमोहन रेखा कहलाती है। इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 में किया गया था। उसके बाद कहाँ पे किया गया था दोस्तों? शिमला में, आप याद रखेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? डूरंड रेखा कहलाती है। इसका निर्धारण 1896 में हुआ था। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 17। ठीक है, चलिए बात करते हैं। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है तो दोस्तों उसको बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था, कब हुआ था? 1972 में शिमला समझौते के तहत। आदम का पुल स्थित है तो दोस्तों भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो पुल स्थित है तो उसको आदम के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1972 में। आदम का पुल भारत श्रीलंका के मध्य 3 बीघा कॉरिडोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच देखने को मिल जाता है। उसके बाद अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कब हुआ? तो दोस्तों 1957 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू कब हुआ? तो 1962 में। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1972 में। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम चैप्टर बदल चुके हैं। ठीक है, हमने 3 चैप्टर ऑलरेडी कर लिया, चौथे चैप्टर पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पानी पीजिएगा और मैं भी पानी पीता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब हम देख रहे हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली। इसमें हमने शुभारंभ कर लिया है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर। PSLV का पूर्ण रूप आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर विक्रम साराभाई को। दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज होके डॉक्टर APJ कलाम को लगा देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक कौन है? तो दोस्तों भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई, ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1969 में। इसका मुख्यालय आपको बेंगलोर में देखने को मिलता है। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन भेजा गया था? तो दोस्तों एक कुतिया भेजी गई थी जिसका नाम लाइका था। ठीक है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों मेजर यूरी गागरिन, जो सोवियत संघ के मतलब यहाँ से संबंधित थे और 1961 में इनको भेजा गया था। उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो सोवियत संघ से संबंध रखती हैं और 1963 में इनको भेजा गया था। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों उनका नाम एलेक्सी लियोनोव था और ये भी सोवियत संघ से संबंध रखते थे और 1965 में इनको भेजा गया था। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों उनका नाम था स्वेतलाना स्वितकाया। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? स्वेतलाना स्वितकाया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम था फॉर्म तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ठीक है, और 3 अप्रैल 1984 को ये गए थे USSR के मदद से, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों कल्पना चावला, जो हरियाणा से संबंध रखती थी और 1997 में वो गई थी। चलिए बात करते हैं।
सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी? तो दोस्तों सुनीता विलियम्स। 195 दिन 2007 की बात है। ठीक है। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? तो दोस्तों लूना 16। ठीक है। भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन है? तो दोस्तों लक्ष्य, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक जीके में यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों उनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। अमेरिका से थे। 21 जुलाई 1969 को ये पहुंचे थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान, तो उसका नाम अपोलो 2 था। चलिए बात करते हैं अपने अन्य प्रश्नों पे। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो, जो यूएसए से संबंध रखते हैं। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसेह अंसारी। ठीक है। तो आप याद रखेंगे पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक। ठीक है, यानी कि टूरिस्ट। प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन है? तो दोस्तों कोलंबिया है, यूएसए वाला। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन है? तो दोस्तों वाइकिंग 1 है। ठीक है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सी थी? तो दोस्तों स्पुतनिक 1, जो सोवियत संघ द्वारा 1957 में भेजी गई थी। किसके द्वारा? स्पुतनिक फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, नहीं, स्पुतनिक फर्स्ट को ही भेजा गया था। उसके बाद प्रथम भारतीय उपग्रह, तो दोस्तों आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को यूएसएसआर की मदद से प्रक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों क्या नाम है? आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को यूएसएसआर की मदद से। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी है, तो दोस्तों हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है, तो दोस्तों देहरादून में। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहाँ पे? हैदराबाद में। और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में। दोनों याद रखेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपको त्रिवेंद्रम में देखने को मिलेगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसको हम SHAR कहते हैं, तो ये स्थित है। तो दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपको श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, तो दोस्तों अहमदाबाद में, याद रखेंगे। भारत का पहला मौसम उपग्रह है दोस्तों मैटसैट। क्या नाम है दोस्तों? मैटसैट। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी है। क्या नाम है दोस्तों? रोहिणी। उसके बाद भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। ठीक है, याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी हमने देख लिया। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। भारत का पहला चंद्रमा अभियान चंद्रयान फर्स्ट है। ठीक है, जो 2008 में भेजा गया था। हमने बड़े आराम से 4 चैप्टर कवर कर लिया है। अब हम 5वां चैप्टर देखेंगे, इतिहास की प्रमुख घटनाएं। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न देखिए, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? तो दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था। अगर इसमें एक प्रश्न पूछा जाए कि वैदिक काल का समय काल कब से कब तक है, तो दोस्तों याद रखेंगे 1500 BC, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर कब तक है दोस्तों? 600 BC के मध्य, यानी कि ये पूरा है वैदिक काल। इसमें भी पूछा जाता है प्रश्न कि ऋग वैदिक काल का समय काल कब से कब तक है, तो याद रखेंगे 1500 से लेकर 1000 BC तक। ठीक है, यानी 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेकर कब तक है? 600 BC तक। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद महावीर का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों 540 ईसा पूर्व। महावीर का निर्माण कब हुआ? तो 468 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों 563 ईसा पूर्व, और इनके जन्म को कमल से दर्शाते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? तो दोस्तों 483 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ दोस्तों? कुशीनगर में। ठीक है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो दोस्तों 326 से 325 ईसा पूर्व के मध्य, याद रखेंगे। उसके बाद अशोक द्वारा कालिंग पर विजय, तो दोस्तों 261 ईसा पूर्व। विक्रमी संवत का आरंभ कब हुआ? तो दोस्तों ये है 57 BC, यानी 57 ईसा पूर्व। ठीक है, 57 BC। शक संवत का आरंभ, तो दोस्तों ये हुआ था 78 ईस्वी में। ठीक है, तो ये करेक्शन जरूरी है, आप करके चलिएगा। फाहियान की भारत यात्रा कब हुई थी? दोस्तों 405 से 411 ईस्वी के बीच है, ये पूर्व नहीं है। ठीक है, और उस समय शासनकाल चंद्रगुप्त द्वितीय का था, याद रखेंगे। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? दोस्तों 606 से 647 ईस्वी के मध्य। तो दोस्तों जहाँ पे यहाँ PDF में जहाँ एरर है उसको भी हम करेक्ट करके चलेंगे और आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। हुएनसांग की भारत यात्रा कब हुई थी? दोस्तों 630 ईस्वी में, और हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अन्य प्रश्न जैसे
सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? तो 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध पूछा जाता है तो दोस्तों 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध पूछा जाता है तो 1192 ईस्वी में। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा महाराणा प्रताप और किन के मध्य यह युद्ध हुआ था। ठीक है, और देखिए तराइन के द्वितीय युद्ध में महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा था, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं गुलाम वंश की स्थापना किसने करी? तो दोस्तों 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। और किसने करी थी बताइए? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपको ये भी फैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ? तो दोस्तों 1498 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, याद रखेंगे। चलिए पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में किनके मध्य हुआ? आप जरूर बताइएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। अकबर का राज्यरोहण कब हुआ? तो दोस्तों 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने करी थी, याद रखेंगे कब? 1582 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1757 ईस्वी में। और इसी युद्ध के बाद अंग्रेज बहुत ज़्यादा हावी हो गए थे भारत पे। ठीक है, और इसमें अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के मध्य यह युद्ध हुआ था। और माना जाता है ये षड्यंत्र के थ्रू युद्ध जीता गया था और इसमें कोई ज़्यादा जान मान की हानि नहीं हुई थी। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए एक ऐसा युद्ध जो कभी लड़ा ही नहीं गया, दैट वॉज प्लासी का युद्ध। ठीक है, उसके बाद देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों 1764 ईस्वी में। बंगाल की अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी। बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी। विभाजन रद्द पूछे दोस्तों तो 1911 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी। माले मिंटो रिफॉर्म 1909 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी, याद रखेंगे। सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी। साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी। ठीक है, सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दांडी मार्च नामक सत्याग्रह 1930 में नमक का कानून तोड़कर स्टार्ट हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी। उसके बाद महात्मा गांधी की हत्या तो 1948 ईस्वी। चीन का भारत पर आक्रमण 1962। भारत पाक युद्ध 1965। देखिए सभी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। ठीक है, कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी। आप बताएंगे किस डेट को कारगिल दिवस मनाया जाता है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी, याद रखेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी। सभी के सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हम डिटेल में इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक मिनी मैराथन सेशन है और इसमें हमें केवल टू दी पॉइंट बात करनी है। इसका डिटेल सेशन हमने कवर कर रखा है, वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, वहां से आप देख लेना। ठीक है, चीनी क्रांति 1911 ईस्वी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के ऊपर। इस तरह से हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम छठा चैप्टर देखेंगे, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 ईस्वी में हुई थी, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, तो डीआरडीओ का मुख्य कार्य कौन है? तो रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रम, ठीक है, इसको संचालित करता है। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम जिसको आईजीएमडीपी कहते हैं, ये कब आरंभ किया गया था? तो दोस्तों 1982 से 1983 ईस्वी में।
1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। याद रखेंगे किसका? स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। उसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो दोस्तों नई दिल्ली में। CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, CSIR में हमने देखा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है? पहले मिसाइल का नाम तो दोस्तों पृथ्वी है। पृथ्वी के बारे में अगर हम बात करें तो ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली 250 किलोमीटर की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। उसके बाद पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को, ठीक है, चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था। कब दोस्तों? 25 फरवरी 1988 को। उसके बाद अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली एक 3500 किलोमीटर की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे अग्नि को। ठीक है, कितना? 3500 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, जमीन से जमीन पे मारा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अग्नि 1 का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ? तो दोस्तों 22 मई 1989 में। त्रिशूल कम दूरी का एक जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसकी जो कैपेसिटी है 9 किलोमीटर तक मार सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए त्रिशूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अग्नि एक तरह से बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखेंगे, और 3500 किलोमीटर तक मारने की क्षमता है जमीन से जमीन पे। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को हुई। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है जो 4 किलोमीटर तक अपना मारक क्षमता रखता है। ठीक है, नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया। कब? 24 नवंबर 1990। क्या है दोस्तों? नाग एक टैंक रोधी निर्देशन है, मतलब एक तरह से जैसे होते हैं ना टैंकों को भूनने वाला। ठीक है, नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, जैसे एक बारी आपने टारगेट सेट कर दिया और दाग दो, अब आप भूल जाओ, वो टारगेट पे ही जाके लगेगा। ठीक है, उसके बाद आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला जो 25 किलोमीटर तक मार सकता है एक बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया। ठीक है, तो आकाश जमीन से हवा में मारने वाला है। और एक हमने देखा था त्रिशूल को। त्रिशूल कैसा है? तो दोस्तों त्रिशूल भी जमीन से हवा में, और त्रिशूल और आकाश दोनों जमीन से हवा में मारने वाले क्या है? प्रक्षेपास्त्र। यही है कि त्रिशूल की कैपेसिटी 9 किलोमीटर है, लेकिन आकाश का कैपेसिटी 25 किलोमीटर का है। उसके बाद अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, उसके बाद युद्ध टैंक अर्जुन का विकास। ठीक है, युद्ध टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा यानी DRDO के द्वारा किया गया है, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया। तो आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए तेजस जो है वो स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान क्या है? तो दोस्तों तेजस है। ये देखिए आजकल न्यूज में भी है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान कौन सा है? तो दोस्तों लक्ष्य है। ठीक है, तो इसमें चालक रहित भारतीय विमान की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद निशांत क्या है? तो दोस्तों स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। निशांत क्या है? स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मोस क्या है? ये अतिस्वन क्रूजा प्रक्षेपास्त्र है, जिसको हम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मोस का भी यही सिस्टम है, दागो और भूल जाओ। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अन्य फैक्ट के ऊपर। निशांत इसके ऊपर हमने बात कर लिया है। ठीक है, पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ब्रह्मोस के ऊपर भी बात कर लिया, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है, याद रखेंगे। अब देखिए हमने इस तरह से बड़े आराम से 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 7वां चैप्टर देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा। ठीक है, तो ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो दोस्तों राजस्थान हो जाता है। यहाँ पे देखिए राजस्थान प्रथम पे हो जाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश द्वितीय पे हो जाता है, महाराष्ट्र तृतीय पे हो जाता है, और अपना उत्तर प्रदेश चौथे पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। ठीक है,
बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे आपका बिहार आ जाता है, ठीक है। उसके बाद छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन है, तो दोस्तों गोवा है, याद रखिएगा। छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम है, ये भी याद रखेंगे। बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन है, तो दोस्तों कच्छ है गुजरात में। छोटा जिला मोहे पुदुचेरी है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद ऊंची चोटी कहाँ कौन सी है भारत की, तो दोस्तों भारत की ऊंची चोटी केटू है, इसको गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये आपको लद्दाख में वर्तमान में देखने को मिलेगी, और वैसे तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। अगर पूछा जाए किस पर्वत पे है, तो दोस्तों नंगा पर्वत पे है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नंगा पर्वत कराकोरम सीरीज में आती है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान भारत का यानी संप्रभु भारत का, ठीक है, अगर पूछे संप्रभु भारत का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, तो दोस्तों वो कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। संप्रभु भारत का मतलब दोस्तों वो भूभाग, ठीक है, जिस पे भारत स्वतंत्र रूप से अपना राजनैतिक डायरेक्शन ले सके, अपना डिसीजन ले सके, ठीक है, और या फिर मतलब उसको सीमांकन कर सके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं संप्रभु क्षेत्र। तो इस तरह से कंचनजंगा हो जाएगा जो सिक्किम में है। सबसे लंबी नदी कौन है, तो दोस्तों गंगा है। सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो ब्रह्मपुत्र है, याद रखेंगे। दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी है, इसलिए इसको दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों यमुना है। बड़ी झील अगर बात करें तो वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में ये देखने को मिल जाएगी। ताजे मीठे पानी की बड़ी झील कौन है, वुलर झील हमने बात करा। खारी लवड़ी झील की बड़ी झील कौन है, तो दोस्तों चिल्का, और चिल्का विश्व में दूसरा स्थान रखती है, ठीक है। सबसे ऊंची झील कौन है, तो दोस्तों चुलामू, जो सिक्किम में आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो गोविंद सागर झील है, ये आपको उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में देखने को मिल जाती है। लंबा समुद्र तट है मरीन बीच चेन्नई में। लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात, और छोटी तट रेखा वाला राज्य है गोवा, ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया। लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश है, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए आपसे दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रायद्वीपीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो दोस्तों वो आंध्र प्रदेश होगा। लेकिन सबसे लंबी तटरेखा पूछे तो गुजरात होगा, दोनों में अंतर है, याद रखेंगे। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आंध्र प्रदेश के तट को हम किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों उसको हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ऊंचा बांध की बात करें तो टिहरी बांध जो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलती है, जो भागीरथी नदी पर है, और भागीरथी और भिलांगना जहाँ पे मिलती हैं वहीं पे है टिहरी बांध, याद रखेंगे। उसके बाद लंबा बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध जो महानदी पे देखने को मिलता है, कहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा में। यहाँ पे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहाँ पे देखिए NH7 की बात हुई है 2369 किलोमीटर। ये डाटा आप अपडेट करके नया वाला डाटा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग ये तो वही है, ठीक है, NH47A 6 किलोमीटर का इसका लेंथ है। ये आपको केरल के एक झील के अंदर एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे उस झील का नाम, मैं बता देता हूँ वेम्बनाड। उसके बाद उसके अंदर जो आइलैंड है उसका नाम आप बताइएगा, ठीक है, जो स्थल है उसको एक विशेष नाम से जानते हैं। सबसे लंबी सड़क कौन सा है, दोस्तों ग्रैंड ट्रक रोड, इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, आपको पता होना चाहिए। बड़ा रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा थार राजस्थान है, और विश्व का सहारा मरुस्थल है, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा अगर बात करें विश्व में तो सुंदरवन डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए मिट्टी या फिर आप कह सकते हैं कि अवसादों से निर्मित है, याद रखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 28, इसको ध्यान से पढ़िए। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, तो दोस्तों महात्मा गांधी सेतु यहाँ पे लिखा हुआ है जो पटना में है। अब ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है, तो पहले स्थान पे कौन सा है, तो दोस्तों अब पहले स्थान पे भूपेंद्र हजारिका हो गया है। अब भूपेंद्र हजारिका अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सेतु है नदी पुल है ये किस नदी पर है, तो दोस्तों लोहित नदी पर है, ठीक है। ये कौन सी नदी है, लोहित नदी। और लोहित नदी पूछा जाए किस प्रदेश में है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। और इस भूपेंद्र हजारिका का एक अन्य नाम है ढोला सदिया ब्रिज। देखिए दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में ढोला से स्टार्ट होकर सदिया तक ये पुल बना हुआ है, ठीक है, इसलिए इस पुल का नाम ढोला सदिया भी है। और इसकी जो लेंथ है वो 9.15 किलोमीटर है, आप याद रखेंगे, ये सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा गुफा मंदिर, तो दोस्तों कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा में।
लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको जवाहर सुरंग देखने को मिल रही है, लेकिन अभी ये डाटा अपडेट हो चुका है, अब अटल सुरंग है। आप याद रखेंगे अब कौन सी सुरंग है? अटल सुरंग, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी है दोस्तों? 9.02 किलोमीटर, ठीक है। तो ये डाटा अब अपडेट कर लीजिएगा, 9.02 किलोमीटर, ठीक है। अब चलिए हम बात करेंगे आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। लंबी रेल सुरंग की बात करें तो पीर पंजाल सुरंग ही है, जम्मू कश्मीर वाली। लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म दोस्तों अब चेंज हो चुका है, क्योंकि अब गोरखपुर दूसरे स्थान पे है। पहले पे कर्नाटक का एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम ह से शुरू होता है, आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर बताएंगे। चलिए बात करते हैं, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों मुंबई। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत का है भारत रत्न। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है परमवीर चक्र, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद अगर पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो दोस्तों ये जो गसोपा है, जो जोग जलप्रपात के नाम से जानते थे, इसका अब स्थान दूसरा है, ठीक है। तो ये शरावती नदी पर था, लेकिन अब पहले स्थान पे कौन है? तो दोस्तों पहले स्थान पर अब कुंचिकल आ चुका है, ठीक है। वो भी आपको कर्नाटक में ही देखने को मिलेगा, लेकिन वो दूसरे नदी पर है, उसका नाम वराह नदी है। क्या नाम है दोस्तों? वराही नदी, ठीक है। तो याद रखेंगे कुंचिकल है इस समय भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, और कर्नाटक में है वराही नदी पर, ठीक है। दूसरे पे है जो गसोपा, जो शरावती नदी पर है। सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान में देखने को मिल जाती है। ऊंचा दरवाजा है दोस्तों बुलंद दरवाजा, ये आगरा में देखने को मिल जाता है। किसने बनवाया था? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बड़ा लिवरपूल है हावड़ा ब्रिज, पश्चिम बंगाल में। गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा की है, ये दोनों जहाँ पे मिलती हैं वहीं से बनता है गंगा, ठीक है। आप याद रखेंगे। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? तो मासिन राम मेघालय में। तो दोस्तों भारत और विश्व दोनों की बात करें तो मासिन राम मेघालय की ही बारिश जो है ये विश्व प्रसिद्ध है, सबसे अधिक होती है यहाँ पे मासिन राम में। उसके बाद सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो दोस्तों कुतुब मीनार, नई दिल्ली में ये स्थित है। उसके बाद सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज, जो बीजापुर में स्थित है। सबसे बड़ा मस्जिद, जामा मस्जिद, जो दिल्ली में आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन है? तो दोस्तों रामेश्वर मंदिर, ठीक है, ये तमिलनाडु में देखने को मिलता है। सबसे बड़ा गिरजाघर, तो दोस्तों ये है सेंट कैथेड्रल, ये गोवा में देखने को मिलता है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में ये आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा पशु मेला, तो दोस्तों सोनपुर का मेला है, ये आपके अगले पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, इसको लोकल भाषा में किस नाम से जानते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद ऊंची मूर्ति की बात करें तो दोस्तों गोमतेश्वर की मूर्ति थी कर्नाटक वाली, लेकिन अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो आप बताएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है, ठीक है, और ये किन की मूर्ति है, तो आप बताइएगा। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो दोस्तों मध्य अंडमान, याद रखेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, और ये विश्व प्रसिद्ध द्वीप है, नदी द्वीप, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, असम प्रदेश में। छोटा नदी द्वीप कौन सा है? उमानंद, ये भी ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, ये असम में है। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन है भारत का, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी नदी द्वीप, ये बात हमने कर लिया है। उसके बाद सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति। सबसे बड़ा किला की बात करें तो लाल किला दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। स्वर्ण मंदिर का शहर, अब देखिए दोस्तों हमने देख लिया, अब हम देखेंगे भौगोलिक उपनाम, ठीक है। हमने भारत का सबसे बड़ा, छोटा, ऊंचा देख लिया, अब हम देखेंगे भौगोलिक उपनाम और उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण। उसके बाद देखिए स्वर्ण मंदिर का शहर किसको बोलते हैं? तो दोस्तों अमृतसर को। पोप का शहर किसको बोलते हैं? रोम को। बंगाल का शोक किसको बोलते हैं? दामोदर नदी को। और बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को, याद रखिएगा। हाईटेक सिटी हैदराबाद है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो हमने देख लिया। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अगर बात करें, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, याद रखेंगे आप। और उत्तर प्रदेश का भी मैनचेस्टर कानपुर ही है। श्वेतनगर वेलग्रेड को कहते हैं। चीन का शोक वांगहो नदी को कहते हैं। उसके बाद मध्यरात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्धरात्रि में क्या होता है दोस्तों? मध्यरात्रि में सूर्य का चमकने का एक झलक देखने को मिलता है। उसके बाद यूरोप के खेल का मैदान की बात करें तो स्विट्जरलैंड को बोलते हैं यूरोप के खेल का मैदान। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। उगते सूर्य का देश जापान है। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, और किबिथू नाम के स्थान पर, याद रखिएगा। उसके बाद हजार झीलों की भूमि दोस्तों फिनलैंड है। नील का उपहार किसको कहते हैं? तो दोस्तों मिस्र को। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहते हैं, याद रखिएगा। सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा है। भारत का मतलब अगर बात करें पेरिस तो जयपुर को कहते हैं। गुलाबी शहर जयपुर है, लेकिन गुलाबों का शहर चंडीगढ़ है, याद रखेंगे। गुलाबों का शहर चंडीगढ़ है। भारत का पिट्सबर्ग किसको बोलते हैं? जमशेदपुर को, ठीक है।
उसके बाद यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। सांपों का देश ब्राजील को। पूर्व का वेनिस कोचीन को कहते हैं। सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से रिवाइज कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहते हैं। पिरामिडों का देश मिस्र को कहते हैं। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहते हैं। याद रखिएगा, सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन का देश यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश है, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन बहुत अधिक उपजाया जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? बेल्जियम को। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद देखिए भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं, ठीक है, केरल में इलायची की पहाड़ी स्थित है, तो ये भी याद रखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत है। उसके बाद सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को को। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहते हैं। दोस्तों इस्पात के उत्पादन में भारत विश्व में इस समय आ गया है दूसरे स्थान पर, ठीक है, और पहले स्थान पर चीन है। अगर पूछा जाए कि स्पंज इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान, तो प्रथम है, याद रखिएगा। उसके बाद लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। भूमध्य सागर का द्वार किसको कहते हैं? जिब्राल्टर को। उसके बाद स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार है, याद रखेंगे। जिब्राल्टर की संधि स्पेन और किस देश के मध्य में है? आप बताएंगे। मौ से उसका नाम स्टार्ट होता है। उसके बाद क्वीन ऑफ डेक्कन किसको कहते हैं? तो दोस्तों पुणे को। फलों की डालियां हिमाचल प्रदेश को। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहते हैं, ठीक है। सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ी को कहते हैं। पवित्र भूमि जेरूसलम को कहते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं, ठीक है। मरकत एमराल्ड द्वीप कहाँ पे है? तो दोस्तों आयरलैंड। आंसुओं का द्वार किसे कहते हैं? बाब एल मंदाब, ठीक है। तो बाब एल मंदब कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? ये आपको लाल सागर जहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है, ये है आपका लाल सागर। यहाँ पे बाब अल मंदाब की खाड़ी है और इसी को हम आंसुओं का द्वार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। तो दोस्तों आज हम प्रिसाइजली बात कर रहे हैं क्योंकि डिटेल सेशन हमने कर रखा है, ठीक है, उसका आप जाके चैनल पे देख लीजिएगा। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। एशिया का मरीज चीन को कहते हैं। अंध महादेश अफ्रीका को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? तो दोस्तों वेनिस इटली को। एड्रियाटिक सागर के पास में इटली आपको देखने को मिलता है, तो वेनिस है वहाँ पे जो शहर है और इटली में वो है, ठीक है। उसके बाद हजार हाथियों की भूमि लाओस को कहते हैं। सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? थाईलैंड में। उसके बाद भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। अब देखिए हम पुरस्कार और सम्मान के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की सीरीज का ये लास्ट चैप्टर होगा और फिर से हम आपकी डिमांड पे अलग अलग इंपॉर्टेंट सेशन लाते रहेंगे, आप बताइएगा लास्ट में, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ 1954 में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, याद रखेंगे आप। उसके बाद भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी 1971 में। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री 1966 में इनको मिला था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया? 1990 में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन थे? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां, पाकिस्तान 1987, ठीक है। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? तो दोस्तों 1980 में। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। इसको जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है अरुंधति राय। 1997 में इन्होंने जीता था, ठीक है। बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? दोस्तों साहित्य लेखन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैक्सेसे पुरस्कार दिया जाता है तो फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैक्सेसे के नाम पर 1958 से ये दिया जाता है। एशिया का एबल पुरस्कार दोस्तों क्या है? तो मैक्सेसे पुरस्कार है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार है, मैंने एबल पुरस्कार कह दिया, एबल पुरस्कार अलग ही है, ठीक है। रमन मैक्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे हैं। 1958 में इनको मिला था। रमन मैक्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला किरण बेदी हैं। 1994 में इनको मिला था। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर है, याद रखेंगे। क्या नाम है दोस्तों? भटनागर। उसके बाद देखिए नॉर्मन बोरलॉग थे, कौन थे? अमेरिकन थे और यही हरित क्रांति के जनक हैं विश्व स्तर पे। भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं, याद रखेंगे। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 से हुई है और किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? फर्टिलाइजर कंपनियों को दिया जाता है, ठीक है, कोरोमंडल इंटरनेशनल के द्वारा, याद रखेंगे। उसके बाद अब देखिए बोरलॉग पुरस्कार, ये प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिनको मिला था? तो डॉक्टर अमृता पटेल को। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों पंडित रविशंकर। तो दोस्तों इसका करंट अफेयर हमने कवर कर रखा है, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं, ठीक है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत हुई थी 1965 में। इसकी स्थापना किसने की थी? तो शांति प्रसाद जैन जी ने करी थी इसकी स्थापना। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम है जी शंकर कुरूप 1965 में। ठीक है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों उनका नाम है आशा पूर्णा देवी 1976 में। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? आशा पूर्णा देवी 1976। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ? तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था चिदम्बर हेतु। ठीक है, 1968 में। तो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला? सुमित्रा नंदन पंत को। उनके चिदम्बरा की एक रचना है उसके लिए। कब मिला? 1968 में। कालिंग पुरस्कार संस्थापक कौन है? बिजू पटनायक। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों यूनेस्को 1952। ठीक है, 1952 से यूनेस्को के द्वारा। कौन सा पुरस्कार? कलिंग पुरस्कार। ठीक है। उसके बाद देखिए मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों 1952 से, याद रखेंगे। उसके बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 से हुई है। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली भारतीय महिला कौन कौन है? तो दोस्तों मिस वर्ल्ड का पहला खिताब रीता फारिया को 1966 में मिला था। और उसके बाद मिस यूनिवर्स की खिताब कब मिला है दोस्तों? तो ये सुष्मिता सेन को 1994 में मिला है। ठीक है। उसके बाद तानसेन सम्मान क्षेत्रीय मतलब ये शास्त्रीय क्षेत्र में दिया जाता है। इसका प्रारंभ करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 1980 से मिल रहा है तानसेन सम्मान। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये तो हमने बात कर लिया है। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है नरगिस दत्त। 1958 में इनको मिला था। यहाँ पे देखिए ब्यास सम्मान की बात हो रही है तो शुरुआत 1991 में हुआ था। इसके प्रदानकर्ता यानी जो देता है उसका नाम है के बिरला फाउंडेशन। बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ब्यास सम्मान मिला है किनको? पुष्पा भारती जी को, याद रखेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें अगर प्रथम व्यक्ति की बात करें तो डॉक्टर रामविलास शर्मा हो जाते हैं प्रथम व्यास सम्मान पाने वाले। ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमारा जो 9 चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा चैप्टर आपके लिए राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह देख लेते हैं 5 मिनट में। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसकी लंबाई चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है। ठीक है। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसमें मतलब नीले रंग का एक चक्र है जिसमें तिल्लियां कितनी हैं? 24 तिल्लियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? पिंगाली वेंकैया नायडू। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद ध्वज का प्रारूप संविधान निर्माता सभा द्वारा अपनाया गया किस डेट को? तो 22 जुलाई 1947 को ध्वज को अपनाया गया। तो 22 जुलाई को हम झंडा दिवस के रूप में भी मानते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप लगाइएगा ट्रिक 22 जुलाई। आम लोगों को ससम्मान तिरंगा फहराने की अनुमति कब से प्रदान की गई? तो 26 जनवरी 2002 से। ठीक है। भारत के झंडा गीत की बात करें तो इसकी रचना किन्होंने करी है? तो दोस्तों श्री श्यामलाल गुप्त प्रसाद जी ने करी है। और याद रखेंगे विजयी विश्व तिरंगा ये है भारत का झंडा गीत। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है? शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? तो दोस्तों 22 मार्च 1957 को, याद रखेंगे। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह कौन सा होता है? तो अंतिम माह फागुन होता है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। ठीक है, याद रखेंगे। इसको सारनाथ सिंह के स्तंभ से लिया गया है। चलिए बात करते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों मुंडकोपनिषद से। और मुंडकोपनिषद किस वेद का हिस्सा है? तो अथर्ववेद का। ये सभी फैक्ट जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह आपको देखने को मिलते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि आपको सामने 3 ही देखने को मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो याद रखेंगे राष्ट्रगान दिवस किस डेट को मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ये भी याद रखेंगे आप। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तो इस समय अध्यक्ष कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन के कौन थे? तो दोस्तों विशन नारायण दत्त थे। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रगान को, ठीक है, चलिए अगले पेज पे वहाँ पे बात करेंगे। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। याद रखेंगे। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड लगते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बंगाल साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा किस डेट को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया? तो दोस्तों 24 जनवरी को राष्ट्रगान भी और 24 जनवरी को राष्ट्रगीत को भी स्वीकार किया गया था। ठीक है, अब याद रखेंगे, आप भूलेंगे नहीं। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। ठीक है। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जब अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी जी थे तो उसमें गाया गया था, किसको? राष्ट्रीय गीत को।
और हमने अभी देखा था राष्ट्रीय गान को कब गाया गया था पहली बार और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धनु ठीक है जिसकी धुन जादूनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। अब देखिए, अब उस समय राष्ट्रगीत के प्रथम गायक तो पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे, लेकिन उस गीत की जो धुन है वो जादूनाथ भट्टाचार्य जी ने बनाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं, राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगते हैं, याद रखेंगे। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से होता है और समापन किससे होता है दोस्तों, आप बताएं जल्दी से कमेंट सेक्शन में। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे कमल है। कमल को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में नेलम्बो न्यूसीफेरा उसके बाद गार्टन के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, इसको हम पैंथेरा टाइग्रिस लिन्यास के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय फल क्या है, आम है, इसको हम मेनिगी फेरा इंडिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मेनिगी फेरा इंडिका के नाम से। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष है दोस्तों बरगद, इसको हम फाइकस बेंधा लेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय गीत का उर्दू अनुवाद, देखिए ये राष्ट्रीय गीत की उर्दू अनुवाद है और वहाँ पे हमने देखा था राष्ट्रीय गान का, तो आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। संसद के अधिवेशन समापन वंदे मातरम से किया जाता है, ये मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, आपने कमेंट सेक्शन में जवाब दिया भी। उसके बाद राष्ट्रीय गीत का उर्दू अनुवाद तो हमने बात किया आरिफ मोहम्मद खान। संसद के अधिवेशन के समापन के समय वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का जलीय जीव कौन सा है, तो दोस्तों वो भी गंगा की डॉल्फिन है, इसको सूसू के नाम से भी जानते हैं और इसका एक अनुसंधान या फिर संरक्षण केंद्र बिहार में खोला गया है। आप बताएंगे किस जिले में। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प कमल, ये तो हमने बात कर लिया है इन सभी टॉपिक के ऊपर। अब देखिए ये सभी टॉपिक हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, और आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मेरे दोस्तों अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, उसी तरह से हम आपके लिए इंटरेस्टिंग सेशन लेके आते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।